यह कहानी केवल 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के वयस्कों के लिए है। इसमें अलौकिक रोमांस, शारीरिक संबंध और यक्षिणी साधना से जुड़े। अगर आप अवयस्क हैं तो कृपया इसे न पढ़ें। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में, जहां गंगा की नमी हवा में घुली रहती है और रातें काली मखमल जैसी होती है, एक पुराना आम का बाग था जिसे लोग सोने का बाग कहते थे। नाम इसलिए नहीं कि वहां सोना था, नाम इसलिए था क्योंकि उस बाग के आम पूरे जिले में सबसे मीठे थे। और उस बाग की देखरेख करता था एक अकेला आदमी, रामलाल। रामलाल की उम्र कोई 35 साल रही होगी। कदम झोला, रंग सांवला, चेहरे पर कई साल की धूप और मेहनत की लकीरें। वो इस बाग में पिछले 12 सालों से था। पहले उसके बाप के साथ, फिर बाप के जाने के बाद अकेला। बाग के कोने में एक छोटी सी कच्ची कोठरी थी। उसकी एक चारपाई, एक मिट्टी का चूल्हा, एक टूटा हुआ आईना, यही उसकी दुनिया थी। जून का महीना था, साल 2024। आम की फसल उतर चुकी थी और बाग में एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। रात को जब हवा रुक जाती तो इतनी खामोशी होती कि रामलाल को अपनी सांसें सुनाई देती थीं। उस रात, 14 जून की रात, रामलाल को पहली बार वो सपना आया। सपने में बाग था, वही बाग, वही पेड़, वही मिट्टी की खुशबू, लेकिन रात का वो रंग अलग था। आसमान गहरा नीला था और चांद पूरा गोल था, इतना चमकदार कि पेड़ों की छाया धरती पर चांदी की तरह फैली हुई थी। रामलाल बाग के बीच खड़ा था जब उसने देखा, दूर सबसे पुराने आम के पेड़ के पास एक स्त्री खड़ी थी। वो बस खड़ी थी, हिल नहीं रही थी। उसके कपड़े सफेद थे, इतने सफेद कि चांदनी में चमक रहे थे। उसके बाल खुले थे, काले और लंबे, कमर से नीचे तक। उसका चेहरा रामलाल को दिखा नहीं। वो पेड़ की तरफ मुंह की खड़ी थी। रामलाल का मन हुआ पुकारे, कौन हो? लेकिन आवाज गले में फंस गई। वो उसकी तरफ चला, एक कदम, 2 कदम, और स्त्री ने धीरे से गर्दन घुमाई। रामलाल के पैर रुक गए। वो चेहरा, उस चेहरे की खूबसूरती रामलाल ने इससे पहले कभी नहीं देखी थी, न किसी फिल्म में, न किसी सपने में। वो औरत मुस्कुराई, हल्की सी, रहस्यमयी, और उसी पल रामलाल की आंख खुल गई। वो हाँफ रहा था, उसका कुर्ता पसीने से भीगा हुआ था, बाहर उल्लू बोल रहा था। रामलाल ने पानी पिया और लेट गया। उसने सोचा, गर्मी में अजीब सपने आते हैं, ये बस वही था। लेकिन अगली रात वो फिर आई। इस बार वो पास थी, इतनी पास कि रामलाल उसका चेहरा साफ देख सका। आंखें गहरी काली, उनमें एक अजीब चमक थी जो रात को जुगनुओं जैसी लगती थी। होंठ हल्के से खुले थे, जैसे कुछ कहना चाहती हो। उसने कहा, रामलाल, बस एक शब्द, लेकिन उस आवाज में जो था वो रामलाल के सीने में उतर गया। मीठा, भारी, और उसमें कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी किसी आवाज में नहीं सुना था। कौन हो तुम? रामलाल ने पूछा, और इस बार उसकी आवाज निकली। स्त्री ने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराई, और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां पतली थीं, लंबी, और जब उन्होंने रामलाल के गाल को छुआ, वो स्पर्श ठंडा था। लेकिन उस ठंड में एक आग थी जो रामलाल की रीढ़ से होकर गुजरी। रामलाल की आंख खुली, उसका गाल सच में ठंडा था। वो उठकर बैठ गया। बाहर बाग में हवा चल रही थी, इडी आम के पत्ते हिल रहे थे। रामलाल ने कोठरी का दरवाजा बंद किया और बैठा रहा सुबह होने तक। अगले दिन रामलाल ने गांव के बूढ़े हरिप्रसाद से बात की। वो आदमी जो हर चीज जानता था, हर किस्से का राज जानता था। हरिप्रसाद ने रामलाल की बात सुनी, चुप रहे। फिर उन्होंने पूछा, बाग में कोई पुरानी मूर्ति है, कोई टूटा हुआ थान? रामलाल ने सोचा, हाँ, सबसे पुराने पेड़ के पास एक पत्थर है, बाप कहते थे पुराना जमाने का है। हरिप्रसाद ने आंखें बंद की। उस पत्थर को मत हटाना, उसे हाथ मत लगाना। उन्होंने रुक कर कहा, और जो सपने में आए उसकी बात मत मानना। रामलाल ने पूछा, न क्यों? हरिप्रसाद बोले, ऐसा यक्षिणी है वो, इस बाग में बरसों से है। जब किसी मर्द को अकेला पाती है न, पहले सपने में आती है, फिर हकीकत में, और जो उसकी दुनिया में खिंच गया वो लौटता नहीं। रामलाल चुपचाप सुनता रहा। उस रात उसने दरवाजा बंद किया, खिड़की बंद की, ताला लगाया, लेट गया, आंखें खुली रखी। और जब रात के 2 बजे उसकी आंखें बंद हुई, वो फिर बाग में था। इस बार वो पेड़ के नीचे थी, बैठी हुई। उसके सफेद कपड़ों पर चांदनी पड़ रही थी।
उसके खुले बाल जमीन पर फैले थे और उसके चारों तरफ जुगनू उड़ रहे थे, हजारों जुगनू, जैसे उसका अपना आकाश हो। रामलाल पास आया। वो इस बार डरा नहीं था। उसे खुद नहीं पता था क्यों। वो स्त्री ऊपर देख रही थी, आसमान की तरफ। उसके होंठों पर वही हल्की मुस्कान थी। रामलाल उसके सामने बैठ गया, जमीन पर उसी तरह। तुम्हारा नाम क्या है? रामलाल ने पूछा। उसने उसकी तरफ देखा। तुम मुझे जो नाम देना चाहो। मैं तुम्हें नाम नहीं जानता, मैं यहाँ बहुत पुरानी हूँ। ये उसने कहा, इस बाग से पुरानी, इस जमीन से पुरानी। जब यहाँ कोई बाग नहीं था, मैं तब भी थी। रामलाल ने उसके चेहरे को देखा। उस चेहरे में कुछ था जो उसे वहां रोके हुए था। देख, कोई खिंचाव, कोई धागा जो उसके सीने से बंधा था। क्या तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगी? मैं, उसने पूछा। वो मुस्कुराई। मैंने कभी नहीं। वो पूछा कि तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगे? रामलाल चुप रहा। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और रामलाल को लगा जैसे बाग की सारी खुशबू एक साथ उसके पास आ गई हो। आम का मोर, रात की रानी, कच्ची मिट्टी, सब एक साथ। जब उसने आंखें खोली तो सुबह हो गई थी। रामलाल उठा। उसने अपने हाथों को देखा। उसके हाथों में मिट्टी थी, बाग की मिट्टी। वो रात को उठकर बाहर गया था। उसे याद नहीं था। उस दिन रामलाल ने पुराने पेड़ के पास जाकर देखा। वहां पत्थर था, काला, चिकना, जिस पर कुछ निशान उकेरे हुए थे जो वो पढ़ नहीं सका। पत्थर के पास ताजे फूल पड़े थे, गेंदे के। रामलाल ने उन्हें नहीं रखा था। उसने पत्थर को नहीं छुआ, लेकिन उसके सामने खड़े होकर उसने महसूस किया एक हल्की सी ठंडक, जैसे किसी ने पीछे से सांस ली हो। वो पलटा, कोई नहीं था। 5वीं रात को, 18 जून की रात को, बाहट। वो सपने में नहीं आई, वो हकीकत में आई। रामलाल सो रहा था। रात के करीब 2:30 बजे उसे ठंड लगी, तेज ठंड। जून की रात में उसने आंखें खोली। कोठरी में रोशनी थी, हल्की नीली रोशनी जो किसी दिए से नहीं आ रही थी। और उस रोशनी में दरवाजे के पास वो खड़ी थी। सफेद कपड़े, खुले बाल, वही चेहरा, वही आंखें। रामलाल उठकर बैठ गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो डरा नहीं था। या शायद डर और कुछ और मिल गए थे और वो फर्क करना भूल गया था। न तुम यहाँ आ सकती हो? हाँ, उसने पूछा। मैं हमेशा से यहाँ थी, उसने कहा। उसकी आवाज उसी तरह थी, मीठी, भारी, गहरी। वो धीरे धीरे चली। उसके पैरों की आवाज नहीं थी। जमीन पर जैसे वो थी ही नहीं। वो रामलाल की चारपाई के पास आई और रुकी। रामलाल ने उसकी तरफ देखा। उस रात रामलाल को पहली बार समझ आया कि हरिप्रसाद ने क्यों कहा था कि जो उसकी दुनिया में खिंचता है वो लौटता नहीं। क्योंकि उस पल, उस एक पल में रामलाल को दुनिया की कोई और चीज याद नहीं रही। न बाग, न फसल, न गांव, बस वो थी और वो था। उसने अपना हाथ बढ़ाया। रामलाल ने पकड़ लिया और वो स्पर्श, वो ठंडा जलता हुआ स्पर्श रामलाल की हथेली से होता हुआ उसके पूरे जिस्म में फैल गया। बाहर बाग में रात और गहरी हो गई। जुगनू जल उठे। हजारों, लाखों पुराने आम के पेड़ की पत्तियां बिना हवा के हिलने लगी। और उस रात, उस पूरी रात रामलाल के कोठरी से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ सन्नाटा था। और सन्नाटे में अगर कोई बहुत गौर से सुनता तो उसे बाग में कहीं दूर से एक स्त्री की हंसी सुनाई देती, मीठी, रहस्यमयी और बेहद पुरानी। सुबह रामलाल उठा तो सूरज निकल आया था। वो चारपाई पर अकेला था। उसकी कोठरी में सब कुछ वैसा ही था, टूटा आईना, मिट्टी का चूल्हा, बंद दरवाजा। लेकिन उसके तकिए पर एक आम का फूल रखा था, ताजा, जैसे अभी अभी तोड़ा गया हो। रामलाल ने उसे उठाया। उसकी खुशबू उसके हाथों में भर गई। वो मुस्कुराया, पहली बार बहुत दिनों में। बाहर बाग में सुबह की रोशनी फैल रही थी। दूर सबसे पुराने आम के पेड़ के पास हवा चली और पत्तियां हिली, जैसे कोई वहां था। रामलाल जानता था वो थी, वो हमेशा थी, और अब वो उसकी थी या वो उसका था। ये फर्क शायद इस बाग में मायने नहीं रखता था। जो भी हो, रामलाल उस दिन पहली बार बाग में काम करते हुए गुनगुनाया। 12 साल में पहली बार। और बाग ने जैसे जवाब में अपनी पत्तियां हिला दी। अगले 3 दिन रामलाल की जिंदगी में एक अजीब बदलाव आया। जो काम पहले घंटों लेता था वो अब पलों में हो जाता। जिस पेड़ की जड़ें सूख रही थी वो रातों रात हरी हो गई। बाग में एक नई महक आ गई, जो आम के फूलों की नहीं थी,
जो रात की रानी की नहीं थी, कुछ और थी, गहरी, मीठी, और उसमें कुछ ऐसा था जो रामलाल को बेचैन करता था। अच्छी तरह से बेचैन रामलाल रात का इंतजार करने लगा। हर रात वो आती, कभी आधी रात को, कभी पौ फटने से ठीक पहले। वो बात करती, पुरानी बातें, इस जमीन की बातें, उन लोगों की बातें जो बरसों पहले यहाँ थे। रामलाल सुनता रहता। उसकी आवाज में एक लय थी जो रामलाल को नींद की तरफ नहीं बल्कि एक और तरह की जागरूकता की तरफ ले जाती थी। और कभी कभी जब रात बहुत गहरी होती, वो बस चुप रहती, बैठी रहती उसके पास, और वो खामोशी भी रामलाल को पर्याप्त लगती थी। लेकिन एक रात, 22 जून की रात, उसने पहली बार रामलाल से कुछ मांगा। मुझे तुमसे एक बात चाहिए, उसने कहा। रामलाल ने उसकी तरफ देखा। जो क्या है, इस बाग को छोड़कर मत जाना। रामलाल हंसा हल्के से। जो मैं कहाँ जाऊंगा, यही तो मेरी दुनिया है। वो चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, राहत नहीं बल्कि कुछ और, जैसे उसने एक दरवाजा बंद किया हो। रामलाल ने उस पल नोट नहीं किया। काश उसने किया होता। उस रात जब वो गई, सुबह होने से पहले जैसे हमेशा होती थी, रामलाल की नींद अचानक टूटी। उसे लगा जैसे बाहर कोई चला। उसने कोठरी का दरवाजा खोला। बाग में अंधेरा था, पूरा गहरा। चांद बादलों में था, लेकिन दूर सबसे पुराने पेड़ के पास वो नीली रोशनी थी, वही जो पहली रात कोठरी में थी। रामलाल खड़ा रहा। रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ी और गायब हो गई। रामलाल वापस गया, लेट गया, लेकिन सोया नहीं। उसके दिमाग में हरिप्रसाद की बात घूम रही थी। इस बाग को छोड़कर मत जाना, उसने यही मांगा था। हरिप्रसाद ने कहा था, जो उसकी बात मान लेता है वो उसकी दुनिया का हो जाता है। लेकिन रामलाल सोच रहा था, क्या यह बुरा था? जिस जिंदगी में वो था, अकेला, बिना किसी के, उसमें वापस जाना क्या बेहतर था? जब वो थी तो बाग जीता था, वो जीता था। रामलाल ने आंखें बंद की और फैसला किया कि वो नहीं जाएगा, कहीं नहीं। यह बाग उसका था, और वो जो भी थी, जहां से भी थी, वो भी उसकी थी। बाहर पहली बार हफ्तों में बारिश की पहली बूंद गिरी, और बाग में दूर कहीं एक स्त्री की हंसी फिर गूंजी। इस बार पास से, बहुत पास से। यह कहानी केवल 18 वर्ष या उसे अधिक आयु के वयस्कों के लिए है। बारिश की वो पहली बूंद अकेली नहीं थी। देखते देखते आसमान खुल गया, जैसे किसी ने ऊपर से कोई बंधन तोड़ दिया हो। जून की उस रात प्रतापगढ़ के उस आम के बाग में बारिश इस तरह फरसी जैसे बरसों की प्यास एक साथ उतर रही हो। रामलाल अपनी कोठरी में लेटा था, आंखें बंद, लेकिन नींद कोसों दूर। बारिश की आवाज छत पर पड़ रही थी, टप टप टप, और उस आवाज में उसे कहीं उसकी हंसी सुनाई दे रही थी। वही हंसी, मीठी, गहरी, पुरानी। रामलाल ने करवट ली। उसके तकिए पर अभी भी वो आम का फूल था, सूखा नहीं था, अभी भी ताजा था। 3 दिन बाद भी रामलाल ने उसे छुआ। पंखुड़ियां नरम थीं, जैसे अभी अभी तोड़ी गई हों। वो जानता था यह मुमकिन नहीं था, लेकिन इन दिनों वो बहुत कुछ जानता था जो मुमकिन नहीं था, और फिर भी था। बारिश रुकी तो आधी रात बीत चुकी थी। बाग में मिट्टी की खुशबू उठी, वो खुशबू जो पहली बारिश के बाद आती है, जिसे लोग सौंधी महक कहते हैं। रामलाल को नींद आ रही थी, लेकिन एक हिस्सा उसका जागता रहना चाहता था, क्योंकि वो जानता था जब आंखें बंद होंगी वो फिर आएगी। और वो आई, इस बार सपने में नहीं। रामलाल की आंखें अभी खुली थीं, आधी, जब उसने देखा कि कोठरी के कोने में वो नीली रोशनी धीरे धीरे उभर रही है, पहले धुएं जैसी, फिर आकार लेती हुई। रामलाल ने सांस रोकी। वो आकार उस स्त्री का था, वही सफेद कपड़े, वही खुले बाल जो अब बारिश में भीगे हुए थे, या शायद वो भीगे हुए दिख रहे थे। रामलाल को पूरा यकीन नहीं था। वो चारपाई के पास आई और बैठ गई किनारे पर, इस तरह जैसे बरसों से यही उसकी जगह हो। तुम सोए नहीं? उसने कहा। तुम्हारा इंतजार था, रामलाल ने कहा। वो मुस्कुराई। उस मुस्कान में कुछ था जो रामलाल को हर बार उसी तरह बेचैन करता था, जैसे कोई चीज उसके सीने के अंदर खींचती हो। तुमने वादा किया था, उसने कहा। जाऊंगा नहीं, ये वादा बड़ा है रामलाल, मैं जानता हूँ। वो चुप रही। बाहर बाग में बारिश के बाद की खामोशी थी, वो खामोशी जो पानी के बाद आती है, जब हर चीज धुल गई हो और दुनिया एक पल के लिए नई हो जाती है। उसने अपना हाथ रामलाल के माथे पर रखा। वो स्पर्श, वही ठंडा चलता हुआ स्पर्श, रामलाल की आंखें भारी कर गया, लेकिन नींद की तरह नहीं, किसी और तरह से, जैसे उसका पूरा जिस्म एक साथ हल्का,
और भारी हो गया हो। तुम्हें बहुत कुछ जानना है मेरे बारे में, उसने कहा। हाँ पूछो। रामलाल ने आंखें उठाई, उसके चेहरे को देखा, उस चेहरे को जो इंसानी था लेकिन इंसानी से ज्यादा था, जिसमें कोई उम्र नहीं थी, जिसमें कोई थकान नहीं थी। तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा, वही सवाल फिर से। इस बार उसने जवाब दिया, मेरा नाम था बहुत पहले, जब मैंने इस जमीन को चुना था, उस वक्त लोग मुझे पुकारते थे। वो रुकी, अब नाम नहीं रहा। जो मुझे जानते हैं वो अपना नाम देते हैं, तो मैं तुम्हें क्या कहूं? जो तुम्हारा मन चाहे, रामलाल ने सोचा। एक पल, दो पल, रात, वो हंसी, पूरी हंसी इस बार, और उस हंसी में इतनी गर्माहट थी कि कोठरी की ठंड एक पल के लिए गायब हो गई। रात, उसने दोहराया। अच्छा है, उस रात वो बहुत देर रुकी। उसने बताया इस बाग की उम्र के बारे में, उस पत्थर के बारे में जो पुराने पेड़ के पास था, उन लोगों के बारे में जो इससे पहले इस बाग में रहे थे। रामलाल सुनता रहा। उसकी आवाज में एक लय थी जो उसे बांधे रखती थी। और जब पौ फटने से ठीक पहले वो उठी जाने के लिए रामलाल ने उसकी कलाई पकड़ ली, वो रुकी। रामलाल को खुद नहीं पता था उसने ऐसा क्यों किया। उसका हाथ अपने आप बढ़ा था। उसने रामलाल को देखा, उसकी आंखों में, और एक पल के लिए रामलाल को उन आंखों में कुछ दिखा जो उसने पहले नहीं देखा था। कुछ इंसानी, कुछ जो बहुत पुराना था और बहुत अकेला था। सुबह होती है, उसने कहा। एक पल और। वो बैठ गई, और वो एक पल बहुत लंबा हो गया। जब उजाला बाग में फैला तो रामलाल अकेला था, लेकिन उसकी कलाई पर उसकी उंगलियों की ठंडक अभी भी थी, वो ठंडक जो घंटों नहीं गई। अगले हफ्ते रामलाल की जिंदगी दो हिस्सों में बट गई। दिन जब वो बाग में काम करता, पेड़ों की जड़ों में पानी देता, घास काटता, बाड़ ठीक करता, लेकिन काम में मन नहीं था। या था भी तो बस इसलिए कि रात जल्दी आए। रात जब वो आती, हर रात वो पास आती जाती थी। पहले दरवाजे के पास खड़ी रहती थी, फिर चारपाई के किनारे बैठती थी, फिर पास, इतनी पास कि रामलाल उसकी सांसें महसूस कर सकता था, या जो सांसें थीं उसके जैसी कोई चीज। एक रात उसने रामलाल के बाल छुए, बस इतना, सिर्फ उंगलियां फेरी धीरे से, लेकिन उसे एक स्पर्श में इतना था कि रामलाल का पूरा जिस्म कांप गया। अच्छी तरह से कांपा, जिस तरह कांपते हैं जब कुछ बहुत अच्छा लगता है और बहुत डरावना भी। तुम कांपते हो, उसने कहा। हाँ। क्यों? रामलाल ने जवाब नहीं दिया। वो जवाब जानती थी। उसने अपना चेहरा उसके करीब किया, इतने करीब कि रामलाल उसकी आंखों में उसका अपना चेहरा देख सकता था, और धीरे से कहा, यक्षिणी की शक्ति प्रेम से बंधती है। जितना गहरा प्रेम उतनी गहरी शक्ति। रामलाल ने पूछा, तुम्हें प्रेम की जरूरत है? मुझे तुम्हारी जरूरत है। वो फर्क था, और दोनों जानते थे वो फर्क था। लेकिन उस रात जब उसने रामलाल का हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी हथेली को अपने गाल से लगाया, वो ठंडक, वो जलन, वो खिंचाव, रामलाल सब भूल गया। वो बस उसमें था, और वो रात बस उसमें थी। जुलाई की पहली तारीख को गांव से रामलाल के पास संदेश आया। उसका चाचा बीमार था, लखनऊ में बुलावा था। रामलाल ने संदेश पढ़ा, फिर रखा, फिर उठाया, फिर रखा। शाम को वो पुराने पेड़ के पास गया, उस पत्थर के पास जहां वो रहती थी। उसने पत्थर के सामने खड़े होकर कहा, मुझे जाना होगा। 2 दिन, बस 2 दिन। हवा रुक गई, पूरे बाग में हवा रुक गई, जैसे बाग ने सांस रोक ली हो। रामलाल ने फिर कहा, लौट आऊंगा, वादा है। कुछ नहीं हुआ। रात को वो नहीं आई। पहली बार उन तमाम रातों में वो नहीं आई। रामलाल रात भर जागता रहा। दरवाजा खुला रखा, खिड़की खुली रखी, लेकिन नीली रोशनी नहीं आई, वो ठंडक नहीं आई, वो आवाज नहीं आई। सुबह उसके तकिए पर कोई फूल नहीं था। रामलाल उठा, उसने अपना बिस्तर देखा, खाली, ठंडा। उसने फैसला किया, बीस वो नहीं जाएगा। चाचा के लिए किसी को भेज देगा, पैसे भेज देगा, लेकिन वो खुद नहीं जाएगा। उसने गांव को संदेश भेजा, और उस रात को वो वापस आई। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। तुमने उनसे झूठ बोला? उसने कहा। हाँ, मेरी वजह से। हाँ। वो चुप रही। उसकी आंखों में कुछ था जो खुशी नहीं थी, जो दुख भी नहीं था, कुछ और था, गहरा। रामलाल, उसने कहा, और उसकी आवाज में पहली बार कुछ ऐसा था जो रामलाल को थोड़ा डरा गया। जो मेरे लिए सब छोड़ देता है, वो सब छोड़ देता है।
रामलाल ने उसकी बात को समझने की कोशिश की। मतलब? वो उसके पास आई, उसके चेहरे के सामने। उसकी आंखें, वो काली गहरी आंखें रामलाल की आंखों में समाई हुई थी। मतलब ये है कि मैं ले सकती हूँ सब कुछ जो तुम मुझे देते हो, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा समय, तुम्हारी जिंदगी के साल। उसने रुककर कहा, और मैं दे भी सकती हूँ। क्या दे सकती हो? उसने जवाब देने से पहले एक पल रुकी। वो सब जो तुमने कभी मांगा नहीं, क्योंकि तुम्हें पता नहीं था मांगा जा सकता है। रामलाल का दिल धड़का। उस रात, उस पूरी रात उसने रामलाल को बताया यक्षिणी की शक्ति के बारे में, उसके और रामलाल के बीच जो धागा था उसके बारे में। और वो धागा कैसे अगर दोनों तरफ से पकड़ा जाए तो कुछ ऐसा बन सकता है जो ना इस दुनिया का हो ना उस दुनिया का। रामलाल सुनता रहा, और जब वो खत्म हुई तो रामलाल ने एक ही बात कही, मैं तैयार हूं। बाहर बाग में रात के सबसे अंधेरे हिस्से में पुराने आम के पेड़ की जड़ों के पास वो पत्थर चमका, एक बार नीली रोशनी में, और फिर बाग में वो खुशबू आई, वो मीठी गहरी पुरानी खुशबू। रामलाल जानता था अब कुछ शुरू हुआ था, कुछ जिसका कोई नाम नहीं था, कुछ जिसका कोई अंत शायद नहीं था। वो दो शब्द जो रामलाल ने कहे थे। उस रात के बाद बाग में कुछ बदल गया। सुबह जब रामलाल उठा तो सबसे पहले उसने यह महसूस किया कि उसका जिस्म हल्का था, असाधारण रूप से हल्का, जैसे कोई बोझ जो वो बरसों से उठाए चल रहा था। रात को किसी ने चुपचाप उतार लिया हो। वो उठा, बाहर निकला और बाग में पहला कदम रखते ही रुक गया। बाग बदल गया था। वही पेड़ थे, वही जमीन थी, वही मिट्टी थी, लेकिन सब कुछ ज्यादा था। पत्तियां ज्यादा हरी थी, मिट्टी ज्यादा गहरी थी, हवा में वो खुशबू ज्यादा गहरी थी, जैसे बाग ने एक गहरी सांस ली हो और फैल गया हो। रामलाल धीरे धीरे पुराने पेड़ की तरफ गया। पत्थर के पास पहुंचकर वो रुका। पत्थर पर रात को जो नीली रोशनी चमकी थी उसका कोई निशान नहीं था। पत्थर वैसा ही था, काला चिकना, लेकिन उसके चारों तरफ जमीन पर कुछ था। छोटे छोटे सफेद फूल जो रामलाल ने पहले कभी इस बाग में नहीं देखे थे। वो फूल रात को आए थे। रामलाल झुका और एक फूल उठाया। उसकी खुशबू वही थी, उसकी। रामलाल मुस्कुराया और उठ गया। उस दिन उसने काम किया, लेकिन काम करते हुए उसे पहली बार यह नहीं लगा कि वो अकेला है। हर पेड़ के पास जाता, हर जड़ में पानी देता, और उसे लगता जैसे कोई देख रहा है, न डर की तरह, उस तरह जैसे कोई अपना देखता है। दोपहर को जब धूप तेज हुई और रामलाल कोठरी में आया तो उसने देखा कि उसके चूल्हे के पास एक मिट्टी का बर्तन था जिसमें पानी था, ठंडा, बिल्कुल ठंडा। उसने उसे नहीं रखा था। रामलाल ने पानी पिया। वो पानी उसकी तरह था, ठंडा, लेकिन उसमें कुछ ऐसा जो अंदर जाते ही गर्मी बन गया। रात आई तो रामलाल तैयार था। उसने कोठरी साफ की, झाड़ू लगाई, चारपाई की चादर बदली, दिया जलाया। उसे खुद नहीं पता था क्यों, बस मन ने कहा। वो आई ठीक आधी रात को। इस बार वो पहले से अलग थी। उसके कपड़े वही थे, सफेद, लेकिन उन पर कहीं कहीं सुनहरे धागे थे जो दिए की रोशनी में चमक रहे थे। उसके बाल खुले थे, लेकिन उनमें वो सफेद फूल थे, वही जो सुबह पत्थर के पास थे। रामलाल ने उसे देखा। तुम आज अलग हो, उसने कहा। आज अलग रात है, उसने जवाब दिया। वो अंदर आई और बैठ गई चारपाई पर रामलाल के सामने। उसने अपने हाथ अपनी गोद में रखे और रामलाल को देखा। तुमने कल रात कहा तैयार हो, उसने कहा। हाँ। जानते हो इसका मतलब क्या है? बताओ। उसने एक पल लिया। यक्षिणी और मनुष्य के बीच जो बंधन बनता है वो सिर्फ मन का नहीं होता, वो जिस्म का भी होता है। जब ये बंधन पूरा होता है तो दोनों बदलते हैं। वो रुकी। मैं बदलती हूँ और तुम बदलते हो। कैसे बदलता हूँ? मेरी शक्ति तुम में आती है, थोड़ी थोड़ी। तुम्हारी उम्र बढ़ती है, लेकिन तुम्हारा जिस्म नहीं बूढ़ा होता उस तरह। तुम्हारी फसल हमेशा अच्छी होती है, तुम्हें कोई बीमारी नहीं छूती। रामलाल ने सुना। और बदले में? उसकी आंखें उस पर टिकी थीं। बदले में तुम सिर्फ मेरे हो, पूरी तरह, जब तक ये बाग है। और अगर मैंने किसी और से, तो बंधन टूटता है, उसने कहा, सपाट, बिना किसी नाटकीयता के। और जो टूटता है वो टूटता है। रामलाल ने उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में डर था, उसका अपना डर। वो ये नहीं चाहती थी कि बंधन टूटे। ये बात रामलाल ने उस पल समझी।
मैं समझ गया, उसने कहा। वो आगे आई। उसने अपना हाथ रामलाल की छाती पर रखा, उसके दिल के ऊपर। उसकी ठंडी हथेली से रामलाल की धड़कन तेज हो गई। डरते नहीं? उसने पूछा। तुमसे? हाँ। रामलाल ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया, उसकी ठंडी उंगलियां उसकी गर्म हथेली में। अब पहले डरता था, अब नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जो डराता है वो या तो अनजान होता है या दुश्मन। रामलाल ने कहा। तुम दोनों नहीं हो। वो चुप रही, और उस चुप्पी में, उसकी आंखों में रामलाल ने वो देखा जो उसने पहले देखा था। वो पुरानी गहरी अकेलापन जो हजारों साल पुरानी थी। उस रात पहली बार रामलाल ने उसे अपने पास खींचा। उसने विरोध नहीं किया। वो उसके पास आई, इतनी पास कि उनके बीच हवा भी नहीं थी। रामलाल ने उसके बालों को छुआ, वो बाल जिनमें सफेद फूल थे, और वो बाल जो ठंडे थे लेकिन रेशम जैसे थे। उसने आंखें बंद की, और उस पल जब रामलाल ने उसे पहली बार पूरी तरह महसूस किया, कोठरी में वो नीली रोशनी फैल गई। दिया बुझ गया, लेकिन अंधेरा नहीं था, उसकी रोशनी थी, उसकी अपनी रोशनी। रामलाल ने महसूस किया, उसका जिस्म ठंडा था, लेकिन उस ठंड में आग थी। वो आग जो अंदर से जलती थी, बाहर से नहीं, जो जलाती नहीं थी, बस रोशनी देती थी। उस रात जो हुआ वो किसी भाषा में पूरी तरह नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह कहा जा सकता है कि उस रात रामलाल को पहली बार लगा कि वो पूरा है। 12 साल की अकेलापन एक रात में भर गई, और वो रात, उस रात रोई। रामलाल ने महसूस किया उसके गाल पर कुछ गीला था। उसने उसका चेहरा उठाया। रो रही हो? उसने जवाब नहीं दिया, बस उसके सीने में मुंह छुपा लिया। यक्षिणी भी रोती है, ये रामलाल को उस रात पता चला। हजारों साल की अकेलापन एक रात में उसकी भी भरी। अगले कुछ दिन बाग में एक अजीब जादू था। रामलाल ने पहली बार महसूस किया कि उसके हाथों में कुछ बदला है। जब वो किसी पेड़ की जड़ को छूता, पेड़ में एक हरकत होती, जैसे पेड़ जानता हो कि वो आया है। जिस डाल को वो हाथ लगाता, उस पर अगले दिन नई कोंपल होती। उसके पड़ोसी गांव के रहमत चाचा एक दिन आए बाग देखने। रामलाल, क्या किया तूने बाग में? उन्होंने चारों तरफ देखते हुए कहा। ये जुलाई में फिर बौर आ गए पेड़ों पर? यह तो होता नहीं, रामलाल ने कहा। पानी अच्छा मिला इस बार। रहमत चाचा ने आंखें सिकोड़ी, रामलाल को देखा, उसके चेहरे को, उसकी आंखों को। तू ठीक है ना? बिल्कुल, रंग चमक रहा है तेरा, और आंखों में कुछ है। रामलाल ने हंसकर टाल दिया, लेकिन रात को उसने शीशे में खुद को देखा, टूटे हुए आईने में, और रहमत चाचा सही थे। उसका चेहरा बदला था, रंग साफ था, आंखों में एक चमक थी, हल्की नीली, जो पहले नहीं थी। वो मुस्कुराया। उस रात वो पहले आई। रात के 11 बजे, जब रामलाल अभी जाग रहा था। वो दरवाजे पर नहीं आई, वो बाहर थी, बाग में। रामलाल को पता चला क्योंकि उसने महसूस किया वो खिंचाव जो हमेशा होता था जब वो करीब होती थी। वो बाहर निकला। वो पुराने पेड़ के नीचे थी, खड़ी। चांद उसके ऊपर था, उसके बाल खुले थे और हवा उन्हें हिला रही थी। रामलाल उसके पास गया। वो उसकी तरफ मुड़ी, और उसके चेहरे पर कुछ था जो रामलाल ने पहले नहीं देखा था। गंभीरता, चिंता नहीं, गंभीरता। बैठो, उसने कहा। रामलाल जमीन पर बैठ गया, पत्थर के पास। वो भी बैठ गई। तुम्हें कुछ बताना है मुझे, उसने कहा। बताओ। बंधन बन रहा है, तुम महसूस कर रहे हो? हाँ, जो तुमने अपने हाथों में महसूस किया पेड़ों में, वो शुरुआत है, उसने कहा। यह बढ़ेगा, लेकिन इसके साथ कुछ और भी होगा। क्या? उसने रामलाल की आंखों में देखा। तुम्हारे सपने बदलेंगे, तुम चीजें देखोगे जो दूसरे नहीं देखते। कभी कभी रात को तुम्हें नींद नहीं आएगी, नहीं आनी चाहिए, और कुछ लोग जो पुराने ज्ञान के हैं वो तुम्हें पहचानेंगे। पहचानेंगे कैसे? तुम पर मेरी छाप है, उसने सहज भाव से कहा, जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं। जो जानता है वो देखेगा। रामलाल ने सोचा। रहमत चाचा का चेहरा याद आया। और अगर किसी ने पहचाना तो उन्हें रोकना। तो सिट, अगर वो इस बंधन को तोड़ना चाहे, कोई तोड़ना चाहेगा। उसकी आंखों में एक छाया आई। हमेशा कोई होता है। वो बात वहीं खत्म हुई, लेकिन उस बात ने रामलाल के ज़हन में एक बीज बो दिया, जो उस रात नहीं उगा, लेकिन उगने वाला था। उस रात उन्होंने बातें की घंटों। उसने रामलाल को बताया कि यक्षिणी की शक्ति कैसे काम करती है,
कैसे वो इस जमीन से बंधी है, कैसे यह पत्थर उसका केंद्र है, उसका घर, और कैसे अगर यह पत्थर टूट जाए तो वो भी। रामलाल ने उसका हाथ थाम लिया। कोई नहीं तोड़ेगा। उसने उसकी तरफ देखा। इतना यकीन? हाँ। वो मुस्कुराई और उस मुस्कान में पहली बार सिर्फ खुशी थी। कोई रहस्य नहीं, कोई परत नहीं, बस खुशी। रामलाल ने उस रात पहली बार सोचा कि शायद इंसान और यक्षिणी के बीच जो होता है वो सिर्फ साधना नहीं होती, सिर्फ शक्ति का लेन देन नहीं होता। कभी कभी वो बस ये होता है, दो अकेले जो एक दूसरे में घर ढूंढते हैं। 5 जुलाई की सुबह रामलाल बाग में था जब उसने एक अजनबी को देखा। बाग के बाहर सड़क पर एक आदमी खड़ा था, उम्र कोई 60 के करीब, सफेद कुर्ता, माथे पर तिलक, गले में रुद्राक्ष की माला। वो बाग को देख रहा था। रामलाल उसके पास गया। कौन हो? आदमी ने रामलाल को देखा ऊपर से नीचे तक, और उसकी आंखें रुकी उसके चेहरे पर। तुम रामलाल हो? उसने पूछा। हाँ, मैं पंडित श्याम सुंदर हूँ, प्रयागराज से। उसने कहा, मुझे तुम्हारे चाचा ने भेजा है। रामलाल का पेट एक पल के लिए भारी हुआ। चाचा ने? हाँ, उन्हें चिंता है। कहते हैं बहुत दिनों से तुम आए नहीं, खबर नहीं, और जो लोग बाग के पास आते हैं वो बताते हैं यहाँ कुछ अलग है। पंडित जी ने रामलाल की आंखों में झांका। मैं देख सकता हूँ। रामलाल चुप रहा। पंडित जी ने कहा, तुम पर किसी की छाप है बेटा। हवा बंद हो गई। पूरे बाग में एक पल के लिए सब रुक गया। रामलाल ने पंडित जी को देखा और दूर, बहुत दूर, पुराने पेड़ के पास उसे लगा जैसे कुछ हिला। वो जानता था, वो देख रही थी। यह कहानी केवल 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के वयस्कों के लिए है। पंडित श्याम सुंदर की आंखें रामलाल के चेहरे पर टिकी थीं, उस तरह जैसे कोई किताब पढ़ता है, धीरे धीरे हर शब्द को समझते हुए। रामलाल ने उनकी नजर नहीं हटाई। दोनों कुछ देर चुप रहे। बाग में हवा बंद थी, उस तरह की खामोशी जो तूफान से पहले आती है या किसी बड़े फैसले से पहले। अंदर आइए, रामलाल ने आखिर कहा। पंडित जी ने एक पल रुककर बाग को देखा। उनकी आंखें पुराने पेड़ पर गईं और वहां टिक गईं। रामलाल ने देखा उनके चेहरे पर कुछ बदला, एक पहचान, एक सतर्कता। उस पेड़ के पास कुछ है, उन्होंने कहा, बयान की तरह, सवाल की तरह नहीं। बाग पुराना है, रामलाल ने कहा। पंडित जी मुड़े और उसे देखा। बाग की उम्र की बात नहीं कर रहा। वो कोठरी में आए। रामलाल ने चाय रखी चूल्हे पर। पंडित जी बैठे और उन्होंने अपनी झोली से एक छोटी सी पोटली निकाली। उसे खोला नहीं, बस हाथ में रखे रहे। तुम्हारे चाचा डरे हुए हैं, उन्होंने कहा। चाचा को ज्यादा सोचने की आदत है। चाचा ने कहा, जब से तुमने आने से मना किया, उनके घर में रातों को अजीब आवाजें आती हैं, खिड़कियां खुलती हैं। उनकी बहू ने देखा, दरवाजे के बाहर एक स्त्री खड़ी थी। रात को सफेद कपड़े। रामलाल के हाथ चाय बनाते बनाते रुक गए। क्या? पंडित जी ने उसे देखा। वो तुम्हें छोड़ने नहीं देगी, और जो तुम्हारे करीब है उन तक भी उसकी पहुंच है। रामलाल ने चाय उतारी, दोनों के लिए कप भरे, खुद बैठा। आप क्या जानते हैं उसके बारे में? उसने पूछा सीधे। पंडित जी ने एक पल लिया। यक्षिणी साधना बहुत पुरानी विद्या है। इस जमीन पर, उत्तर प्रदेश के इस हिस्से में कई जगह यक्षिणियां बंधी हैं। किसी पेड़ से, किसी कुएं से, किसी पत्थर से उन्होंने चाय का घूंट लिया। यह बंधन तोड़ना आसान नहीं, लेकिन जो मनुष्य उनकी दुनिया में खिंच जाता है उसे निकालना और भी मुश्किल है। मुझे निकलना नहीं है। पंडित जी रुके। उन्होंने रामलाल को देखा लंबे समय तक। तुम जानते हो क्या कह रहे हो? हाँ, वो जो शक्ति देती है वो असली है। मैं यह नहीं कहता कि नहीं देती, पंडित जी ने धीरे कहा, लेकिन जो लेती है वो भी असली है, और वो दिखता नहीं, तुरंत नहीं, धीरे धीरे लेती है, साल दर साल। वो क्या लेती है? जठिन निश्चित तुम्हारी उम्र, तुम्हारी ऊर्जा, और आखिर में तुम्हारी आत्मा का एक हिस्सा। पंडित जी ने पोटली मेज पर रखी। अंजू उसके साथ बहुत गहरा बन जाता है। दाविस, वो मरने के बाद भी नहीं जाता, इस बाग में रहता है उसके साथ। रामलाल चुप रहा। बाहर हवा चली, एक झोंका, तेज। कोठरी का दरवाजा हिला। पंडित जी ने दरवाजे की तरफ देखा। वो सुन रही है, उन्होंने कहा, बिना डरे। हाँ, न, रामलाल ने कहा। और तुम डरते नहीं? वो नहीं,
पंडित जी ने एक लंबी सांस ली। उन्होंने पोटली उठाई और रामलाल की तरफ बढ़ाई। क्या रखो अपने तकिए के नीचे। 3 दिन ट्वार। रामलाल ने पोटली को देखा। उसमें से एक हल्की गंध आ रही थी। ड्राई सीधे टूल्स, जिसे कुछ जड़ी बूटियों जैसी, कुछ धुएं जैसी आई। ये क्या करेगी? बैट सर कुछ नहीं तोड़ेगी, बस तुम्हें 3 रातें अपने दिमाग से सोचने देगी, उसके असर से थोड़ा बाहर। पंडित जी ने कहा, मुझे अगर 3 दिन बाद भी तुम यही कहो, ये तो मैं चला जाऊंगा। रामलाल ने पोटली हाथ में ली। उसी पल बाहर पुराने पेड़ की सारी पत्तियां एक साथ हिली। इतनी जोर से कि आवाज आई। फिर खामोशी। पंडित जी उठे। मैं गांव में रुकूंगा 3 दिन। वो चले गए। रामलाल हाथ में पोटली ली बैठा रहा। उस रात वो नहीं आई। पहली बार उस रात के बाद वो नहीं आई। रामलाल ने पोटली तकिए के नीचे रखी थी। कोठरी में वो खुशबू नहीं थी, वो ठंडक नहीं थी, वो नीली रोशनी नहीं थी। रामलाल करवटें बदलता रहा। रात के 2 बजे वो उठ गया, बाहर निकला। बाग में चांद था पूरा। उसकी रोशनी में पेड़ों की छाया लंबी थी। रामलाल पुराने पेड़ के पास गया। पत्थर के पास खड़ा हुआ। मरा था। उसने धीरे से कहा, कोई जवाब नहीं। मैं जानता हूं तुम सुन रही हो। हवा चली, पत्तियां हिली। मैं वो पंडित जो कहता है मैं सुनता हूं उसे, लेकिन सुनने और मानने में फर्क है। रामलाल ने कहा, वो पत्थर से, बाग से, उस रात से जो तुमने मुझसे कुछ छुपाया नहीं, जो था बताया, जो लेती हो वो भी बताया। उसने रुककर कहा। मैंने फिर भी हाँ कहा। हवा रुक गई। आउडी, अगर तुम नहीं आओगी तो मैं यहां खड़ा रहूंगा जब तक आओ। दिन, 1 पल, 2 पल, फिर वो ठंडक कंधे पर। पीछे से रामलाल मुड़ा नहीं, उसने बस आंखें बंद की। उसका हाथ उसके कंधे से सरका, बांह से यसिप खिली खिजटन, और उसकी उंगलियां रामलाल के हाथ में आ गईं। वो पोटली, नट उसने कहा, पीछे से उसके कान के पास। मां तकिए के नीचे है। डर मुझे पता है, मान वो रखी रहेगी। पर क्यों? रामलाल ने उसकी उंगलियां दबाई। क्योंकि उस पंडित ने कहा 3 दिन, और मैं 3 दिन बाद भी यही कहूंगा। वो रुका। लेकिन अभी तुम यहां हो और मैं यहां हूं, और ये काफी है। वो उसके सामने आई। उसका चेहरा चांद की रोशनी में पहले से अलग था। उसमें कुछ था जो रामलाल ने पहले नहीं देखा था। यह कमजोरी, एक इंसानी कमजोरी। मीन वो सच बोलता है। जो उसने कहा, वो क्या सच? बिट्टी जो लेती हूं वो सच है। रामलाल ने उसे देखा। डर मुझे पता है। लो, और फिर भी मनीष, और फिर भी उसकी आंखों में वो पुरानी अकेलापन लौटी। लेकिन इस बार उसके साथ कुछ और भी था, कुछ गर्म, कुछ जो उस ठंडे जिस्म में कहीं से आया था। उस रात वो बाग में रहे, कोठरी में नहीं, पुराने पेड़ के नीचे, जमीन पर। चांद ऊपर था और जुगनू उनके चारों तरफ थे। उसने रामलाल के सीने पर सिर रखा। रामलाल ने उसके बालों को छुआ। तुम डरती हो? उसने पूछा। वो चुप रही। फिर, हाँ। किससे? इससे, उसने कहा। और रामलाल को पता था उसका मतलब क्या था। इस सब से, इस बंधन से, इस बात से कि कुछ इतना अच्छा हो रहा था जो पहले कभी नहीं हुआ था। हजारों साल में रामलाल ने उसे कसकर थाम लिया। और वो रात, उस पल पहली बार किसी इंसान के पास इस तरह रही, जैसे वो जाना नहीं चाहती। तीसरे दिन की सुबह पंडित जी वापस आए। रामलाल बाहर था, पेड़ों में पानी दे रहा था। पंडित जी को देखकर वो रुका। उन्होंने रामलाल को देखा। उनकी आंखें उसके चेहरे पर गईं और वो रुके। पोटली रखी थी? उन्होंने पूछा। हाँ। पंडित जी ने उसे ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर एक भाव आया जो रामलाल पढ़ नहीं सका। फिर भी उन्होंने कहा धीरे से, तुम और गहरे गए। रामलाल ने जवाब नहीं दिया। पंडित जी ने एक लंबी सांस ली। वो बाग में आए, रामलाल के साथ चले, पुराने पेड़ तक। पत्थर के सामने खड़े हुए। उन्होंने आंखें बंद की कुछ पल के लिए, फिर खोली। ये यक्षिणी बहुत पुरानी है, उन्होंने कहा, और बहुत शक्तिशाली। रुके और उन्होंने रामलाल को देखा। वो तुमसे बंधी है? सच में? मैंने पहले ऐसा बंधन कम देखा है। तो पंडित जी पत्थर के पास बैठ गए। जमीन पर उन्होंने अपनी माला हाथ में ली। तो बैठ, मेरे पास 2 रास्ते हैं।
एक, इस पत्थर पर एक विशेष मंत्र से उसे बांध दूं, वो तुम तक नहीं आ सकेगी। नहीं, पंडित जी रुके। दूसरा रास्ता है, और ये मैंने कभी नहीं किया। उस बंधन को स्वीकार करना, उसे मजबूत करना। एक विधि है जिसमें दोनों मनुष्य और यक्षिणी तपीन सामने आते हैं और बंधन को पूरी तरह स्वीकार करते हैं। रामलाल ने उन्हें देखा। इसमें खतरा क्या है? इसमें खतरा यह है कि जो बंध जाता है वो पूरी तरह बंध जाता है। तुम्हारी जिंदगी उससे अलग नहीं होगी। अगर वो कभी जाए तो तुम भी जाओगे, वो नहीं जाएगी। यकीन है? रामलाल ने पत्थर को देखा, फिर पंडित जी को। हाँ, पंडित जी ने उसे देखा। उनके चेहरे पर एक भाव था, थका हुआ लेकिन शांत। ठीक है, उन्होंने कहा, आज रात पूर्णिमा है, यही सही समय है। उन्होंने कहा, उससे पूछो। रामलाल जानता था उसे पूछने की जरूरत नहीं थी, वो सुन रही थी। हवा चली, एक गर्म झोंका जो जुलाई की उस सुबह में अजीब था। पंडित जी मुस्कुराए हल्के से। उसने सुन लिया। वो रात 7 जुलाई की रात, प्रतापगढ़ के उस आम के बाग में कुछ ऐसा हुआ जो उस जमीन ने शायद पहले देखा था, बहुत पहले, और फिर भूल गई थी। पंडित जी ने पत्थर के चारों तरफ एक घेरा बनाया आटे से। उसमें दिए रखे, 7 फूल रखे सफेद, और एक मिट्टी के दीपक में घी जलाया। रामलाल पत्थर के सामने बैठा था। पंडित जी ने मंत्र शुरू किए, धीमी आवाज में, लगातार। और तब पूर्णिमा के चांद की रोशनी में वो आई। लेकिन इस बार वो अलग थी। उसके कपड़े सफेद नहीं थे, सुनहरे थे। उसके बाल खुले थे, लेकिन उनमें रोशनी थी, नीली, जैसे उसका अपना चांद। उसका चेहरा वही था, वही खूबसूरती, लेकिन उसमें कुछ और था, कुछ ऐसा जो रामलाल ने पहले नहीं देखा था। वो पूरी थी। पंडित जी का मंत्र धीमा हुआ और रुक गया। उन्होंने उसे देखा, बिना डरे। उनके चेहरे पर श्रद्धा थी। उसने पत्थर के सामने बैठकर रामलाल को देखा। तुमने बुलाया? हाँ। जानते हो क्या होगा? हाँ। उसने पंडित जी को देखा। उन्होंने सिर झुकाया और फिर उसने रामलाल की तरफ हाथ बढ़ाया। रामलाल ने पकड़ लिया। उसकी उंगलियां इस बार ठंडी नहीं थी, गर्म थी। बाग में 7 दिए एक साथ तेज हुए, और उस रोशनी में, उस पूर्णिमा की रात में, वो बंधन जो पहले से था, वो उस रात पूरा हुआ। पंडित जी ने आंखें बंद कर लीं, और बाग में हर पेड़ पर एक साथ जुगनू जल उठे, लाखों, जैसे पूरा बाग जी उठा हो। वो रात 7 जुलाई की, वो पूर्णिमा की रात प्रतापगढ़ के उस बाग में हमेशा के लिए बस गई। जुगनुओं की वो रोशनी जो लाखों की तादाद में जली थी, वो धीरे धीरे बुझी। दिए ठंडे हुए। पंडित जी ने आंखें खोली और उन्होंने जो देखा उसके लिए वो तैयार थे, लेकिन फिर भी उनकी सांस एक पल के लिए रुकी। रामलाल और वो दोनों वहीं बैठे थे, पत्थर के सामने। उनके हाथ अभी भी एक दूसरे में थे, लेकिन कुछ बदल गया था। रामलाल के चेहरे पर वो नीली चमक जो पहले हल्की थी अब साफ थी। उसकी आंखों में एक गहराई थी जो इंसानी आंखों में नहीं होती, और उसके हाथ जो उसकी उंगलियों में थे वो अब ठंडे नहीं थे, वो भी गर्म थे। पंडित जी उठे। उन्होंने धीरे से कहा, न हो गया बिच। उसने उनकी तरफ देखा, ना जाओ, और जो देखा किसी को मत बताना। दे। पंडित जी ने सिर झुकाया। उन्होंने रामलाल को देखा एक आखिरी बार। खुश रहो डच, उन्होंने कहा, बस इतना, और वो चले गए। बाग में सिर्फ दोनों रहे। चांद अब ढलने लगा था पश्चिम की तरफ। आसमान में तारे थे, साफ, डस्ट, जैसे किसी ने उन्हें आज रात खास तौर पर चमकाया हो। रामलाल ने उसे देखा। उसका चेहरा वही था, वही खूबसूरती, वही गहरी आंखें, लेकिन अब उनमें कुछ और था, एक राहत। वो राहत जो हजारों साल की थकान के बाद आती है। मैं कैसा लगता है? हाँ, उसने पूछा। वो मुस्कुराई। जब पूछो अपने आप से। हाँ? रामलाल ने अपने हाथ देखे। उनमें एक हल्की गर्मी थी, वो गर्मी जो पहले नहीं थी। उसने मुट्ठी बंद की और खोली। अलग लगता है नर, बिजनेसमैन, दर अच्छा अलग। और हाँ, वो उसके पास आई और उसके कंधे पर सिर रख दिया। रामलाल ने उसे थाम लिया, उस तरह जैसे थामते हैं जब जानते हो कि यही घर है। और अब क्या होगा? मैं, उसने पूछा। अब, उसने कहा धीरे। उसके कान के पास, मन, ये बाग तुम्हारा है, सच में? जो यहाँ उगेगा
सोने जैसा होगा। जो यहाँ आएगा उसे शांति मिलेगी। और तुम, उसने रुककर कहा, न तुम वो होगे जो तुम थे, लेकिन उससे ज्यादा। लज और तुम, एक दिन मैं यहाँ हूँ, हमेशा थी, हमेशा रहूंगी। रामलाल ने उसके बालों में उंगलियां फेरी। डरती थी कि मैं जाऊंगा। बिल डर गया नहीं गए। अगस्त आया। प्रतापगढ़ में उस साल बारिश सबसे अच्छी थी। किसान खुश थे, नदियां भरी थीं। लेकिन एक बात जो लोगों ने नोट की वो ये थी कि रामलाल के बाग में कुछ हुआ था जो समझ नहीं आता था। जुलाई में जो पेड़ थे उन पर अगस्त में फिर बौर आ गए। आम के पेड़ों पर जो साल में एक बार फलते हैं, दोबारा फल लगे, और वो फल इतने मीठे थे कि गांव के लोग कहने लगे, रामलाल के बाग का आम खाओ तो एक हफ्ते तक कोई बीमारी नहीं छूती। रहमत चाचा ने एक दिन रामलाल से पूछा, क्या डाली है जमीन में? रामलाल ने कहा, ना मेहनत बीज। रहमत चाचा हंसे, लेकिन उनकी आंखों में सवाल रहा। रामलाल का जिस्म भी बदला। वो थकता नहीं था जिस तरह पहले थक जाता था। घंटों काम करता और उसकी सांसें नहीं उखड़ती। उसकी नींद कम हो गई। 4 घंटे काफी थे, और उन 4 घंटों में जो सपने आते वो इस दुनिया के नहीं होते थे। वो सपने वो थे जो उसे वो दिखाती थी, पुरानी दुनिया के नजारे। वो जमीन जब जंगल थी, वो नदियां जब बेलगाम थी, वो आसमान जब रोशनी से भरा था। रामलाल उन सपनों से उठता तो उसकी आंखों में एक अजीब नमी होती, खुशी की नमी। लेकिन एक रात अगस्त के आखिरी हफ्ते में कुछ हुआ जो रामलाल ने नहीं सोचा था। उसके चाचा आए खुद लखनऊ से अचानक। सुबह के 10 बजे रामलाल बाग में था जब उसने देखा उसके चाचा राम प्रसाद 60 साल के, कमर झुकी हुई, बाग के दरवाजे पर खड़े हैं। उनके साथ उनका बेटा था सुरेश। रामलाल गया। चाचा आप? राम प्रसाद ने उसे देखा। उनकी आंखें रामलाल के चेहरे पर रुकी। उनके चेहरे पर एक भाव आया जो रामलाल पहचान नहीं सका। डर था उसमें, लेकिन कुछ और भी था। अंदर चल, उन्होंने कहा। कोठरी में बैठे, चाय हुई। सुरेश चुप रहा। रामप्रसाद ने बात शुरू की। पंडित जी आए थे, उन्होंने कुछ नहीं बताया। तूने सही कहा था उन्हें, लेकिन उनके चेहरे पर जो था वो रुके। वो मुझे यहाँ खींच लाया। रामलाल ने उन्हें देखा। चाचा सब ठीक है, तेरा चेहरा देख, रामप्रसाद ने कहा। जब तू आखिरी बार आया था तू ऐसा नहीं था। तेरी आंखों में वो शब्द नहीं ढूंढ पाए। ये क्या? ये रोशनी। रामलाल चुप रहा। सुरेश ने पहली बार बोला, भाई हमें डर लग रहा है। माँ कहती है रात को खिड़की पर कुछ दिखता है। घर में ठंड रहती है जुलाई में। रामलाल ने उसे देखा और उसे समझ आया वो जो उसने उस रात कहा था पंडित जी से कि वो उसके करीबी लोगों तक पहुंच सकती है। यह उसकी चेतावनी नहीं थी, यह उसकी बेचैनी थी। जब उसे लगा था कि रामलाल जा सकता है वो डर गई थी, और डर में उसने शायद अनजाने में वो किया था। रात को जब चाचा और सुरेश सो गए, कोठरी में रामलाल बाहर निकला, पुराने पेड़ के पास गया। सुना तुमने? उसने कहा। हवा चली। तुम्हें यह नहीं करना था। पत्तियां हिली। वो मेरे हैं, जैसे यह बाग मेरा है वो भी मेरे हैं। रोशनी आई नीली पत्थर से, और उसके साथ वो आई, लेकिन इस बार उसका चेहरा झुका था। रामलाल ने उसे देखा। जानती हो ना, यह गलत था। हाँ, उसकी आवाज धीमी थी। क्यों किया? वो चुप रही, फिर डर गई थी। मुझसे, इससे, इस सब से। उसने रामलाल को देखा और उसकी आंखों में वो पुरानी कमजोरी थी। हजारों साल में जब भी कोई आया वो गया, हमेशा गया, और मैं यहां रही, अकेली। उसकी आवाज कांपी हल्के से। तुम भी जाओगे, ये मुझे पता था, तो तुमने गलत किया। हाँ। रामलाल ने उसका चेहरा उठाया, उसकी ठुड्डी पर उंगली रखकर। सुनो, मैं नहीं जाऊंगा, यह मैंने कहा है, और जो मैं कहता हूं वो करता हूं, उसने कहा। लेकिन जो मेरे हैं उन्हें तुम नहीं छुओगी, कभी नहीं। वो उसकी आंखों में देखती रही। ठीक है, उसने कहा। मावादा। रामलाल ने उसे छोड़ा, पीछे हटा। अब उनके घर से जो भी है वापस लो। उसने आंखें बंद की। 1 पल, 2 पल, दूर, बहुत दूर लखनऊ में रामप्रसाद के घर की खिड़की जो रात को खुलती थी बंद हो गई, हमेशा के लिए। अगले दिन चाचा और सुरेश चले गए। जाते जाते रामप्रसाद ने रामलाल को गले लगाया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस थामे रहे। रामलाल ने उनकी पीठ थपथपाई।
ठीक हूँ चाचा, सच में। रामप्रसाद ने उसे छोड़ा। उनकी आंखों में आंसू थे जो नहीं आए। खुश रह, उन्होंने कहा और चले गए। रामलाल खड़ा रहा जब तक उनकी गाड़ी दिखती रही। सितंबर में बाग में एक और बदलाव आया। पत्थर जो काला था, जिस पर कोई निशान थे, उस पर एक रात फूल खिले, छोटे छोटे सफेद फूल, ठीक पत्थर की दरारों से। जो पत्थर मृत था, उसमें जान आ गई। रामलाल ने उन्हें देखा और समझा, बंधन अब पत्थर तक नहीं था, बंधन अब इस पूरी जमीन में था। उस रात वो आई और उसके साथ कुछ था जो पहले नहीं था, शांति। वो खुशी नहीं थी, खुशी से गहरी चीज थी। वो सुकून था जो हजारों साल की भटकन के बाद आता है। वो पत्थर के पास बैठी, रामलाल उसके पास बैठा। कुछ पूछना है, उसने कहा। आप पूछो। क्या तुम्हें कभी अफसोस होगा? रामलाल ने सोचा, सच में सोचा। किस बात का? एंड इस जिंदगी का जो नहीं होगी। शादी, बच्चे, परिवार, वो सब। रामलाल ने बाग को देखा, पेड़ों को, उस जमीन को जो अब उसकी थी, और उससे भी ज्यादा। जो मेरे पास है वो उससे कम नहीं है, उसने कहा। अलग है लेकिन कम नहीं। वो चुप रही। और तुम? उसने पलटकर पूछा। क्या तुम्हें अफसोस होगा? जब मैं, वो रुका। जब तुम जाओगे, उसने पूरा किया। सपाट नहीं लेकिन सच। हाँ। उसने आसमान की तरफ देखा, चांद था आधा। तुम यहां रहोगे? उसने कहा। इस बाग में, इस जमीन में, जैसे ये पेड़ हैं, तुम भी रहोगे? वो रुकी। मेरे साथ। रामलाल ने उसका हाथ थाम लिया और उस रात, उस आधे चांद की रोशनी में वो दोनों बैठे रहे। बातें नहीं की, बस रहे। कभी कभी यही काफी होता है। बरसों बाद जब इस बाग के बारे में लोग बात करते हैं तो कहते हैं कि यहाँ का आम खाने से एक अजीब सुकून मिलता है, कि इस बाग में रात को जाने से डर नहीं लगता, बल्कि एक गर्मजोशी मिलती है, कि यहाँ के पेड़ों में कुछ है जो बोलता है हवा में, अबड़ी में पत्तियों में। लेकिन रामलाल, उसे कोई नहीं देखता। वो कहीं नहीं जाता, कहीं नहीं दिखता। सिर्फ एक पुराने आम के पेड़ के नीचे, उस काले पत्थर के पास, कभी कभी रात को एक रोशनी दिखती है, नीली। और उस रोशनी में अगर कोई बहुत ध्यान से देखे तो दो परछाई दिखती हैं, बैठी हुई एक दूसरे के पास। यह थी यक्षिणी का स्पर्श, एक कहानी जो उत्तर प्रदेश की उस मिट्टी में दफन है, जहां हजारों साल से कुछ ऐसा जीता है जिसे हम नहीं देख पाते। एक कहानी जो प्रेम की है, लेकिन उस प्रेम की जो इंसानी नहीं, जो इस दुनिया का नहीं। आप डार्क लेजेंड पर आए, यह हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर ये कहानी आपके अंदर कुछ छोड़ गई, कोई ठंडक, कोई बेचैनी, कोई सवाल, तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। हम जानना चाहते हैं, क्या आप इस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं? यक्षिणी, पिशाचिनी, कर्ण साधना, इस दुनिया में और क्या है जो आप डार्क लेजेंड से सुनना चाहते हैं? आपका एक लाइक हमें अगली कहानी तक पहुंचाता है। चैनल सब्सक्राइब करें ताकि जब अगली रात आए, जब अगला किस्सा उठे, आप वहां हो। डार्क लेजेंड, यहाँ हर कहानी सच है, या कम से कम सच जितनी गहरी है।